हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे हमारा बायोकेमिस्ट्री क्लिनिकल पैथोलॉजी का चैप्टर नंबर 2, जो कि हमारा है कार्बोहाइड्रेट। तो इसमें डेफिनेशन हम सबसे पहले देखते हैं। कार्बोहाइड्रेट रासायनिक रूप से पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स होते हैं तथा कार्बोहाइड्रेट्स जैसे ऐसे कंपाउंड हैं जिनमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होती है। कार्बोहाइड्रेट्स को सैकराइड्स भी कहा जाता है। तो आप क्या समझे, कार्बोहाइड्रेट रासायनिक रूप से पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड हैं या फिर पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स होते हैं तथा इनमें कार्बोहाइड्रेट में क्या होता है, कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है और ऑक्सीजन होता है। और कार्बोहाइड्रेट्स को सैकराइड्स भी कहा जाता है। तो ये तो हो गई इसकी डेफिनेशन। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। ये निम्न प्रकार के हैं, ठीक है। नंबर 1 क्या है, मोनोसैकराइड। ये एक शुगर मॉलिक्यूल से बने होते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, ठीक है। अब हम नंबर 2 की बात करें, डाइसैकराइड्स। ये दो शुगर मॉलिक्यूल से बने होते हैं। एग्जाम्पल क्या है, सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज, ठीक है। और हमारा थर्ड है ऑलिगोसैकराइड्स। ये दो से अधिक और 10 शुगर मॉलिक्यूल से मिलकर बने होते हैं। मतलब 2 से 10 के बीच में जो शुगर के मॉलिक्यूल्स होते हैं उनसे बने होते हैं। इनका एग्जाम्पल क्या है, रेफिनोज और स्टैचियोज, ठीक है। अब हमारा फोर्थ है पॉलीसैकराइड्स। तो ये क्या है, ये 10 या उससे अधिक शुगर मॉलिक्यूल से बने होते हैं। इनका एग्जाम्पल क्या है, स्टार्च है, ग्लाइकोजन है, सेल्यूलोज है। तो ये हो गए हमारे 4 प्रकार के जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। अब हम अपना नेक्स्ट देखते हैं, क्वालिटेटिव टेस्ट फॉर कार्बोहाइड्रेट। मतलब जो क्वालिटेटिव टेस्ट होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स के, हम उनके बारे में स्टडी करेंगे। और ये टेस्ट आपको मैंने पॉइंट वाइज लिखे हैं, आप इनको ऐसे ही पॉइंट वाइज अपनी नोटबुक में नोट करेंगे और ऐसे ही लिखेंगे। पॉइंट वाइज लिखने से ये रहता है, थोड़ा इंप्रेशन भी अच्छा रहता है और याद करने में बहुत आसानी रहती है। और एग्जामिनर को भी आपकी कॉपी में मेहनत करनी नहीं पड़ती किसी भी चीज़ को समझने के लिए, ठीक है। तो एग्जामिनर जितनी देर आपकी कॉपी पे रुकेगा उतना ही समझ लिया आपका लॉस है, और वो जितनी जल्दी आपकी कॉपी पास कर देगा उतना ही आपका फ़ायदा है। तो हमारा नंबर 1 है मॉलिस टेस्ट। तो इसमें हम क्या करेंगे, एक टेस्ट ट्यूब में टेस्ट सैंपल लेंगे सबसे पहले, ठीक है। अगले पॉइंट में हम क्या करेंगे, 2 से 3 ड्रॉप मॉलिस रिएजेंट की मिलाएंगे। मॉलिस रिएजेंट इसमें हमें मिलाना है 2 से 3 ड्रॉप। फिर हमारा क्या करना है, 2 ml कंसंट्रेशन H2SO4 मिलाना है उसी में, टेस्ट ट्यूब में, ठीक है। पर्पल कलर के रिंग बनने से कार्बोहाइड्रेट की प्रेजेंस का पता चलता है। जब आप ये प्रोसेस कर लेंगे तो पर्पल कलर का रिंग जो है वो बनने लगेगा लेयर पर, और जिससे हमें कार्बोहाइड्रेट की प्रेजेंस का पता चलता है। अब हमारा क्या है, ये कार्बोहाइड्रेट डिटेक्शन का टेस्ट है। ये आपको ध्यान रखना है, जो मॉलिस टेस्ट है ये कार्बोहाइड्रेट डिटेक्शन का टेस्ट है। किसी सैंपल में कार्बोहाइड्रेट्स है तो उसके डिटेक्शन के लिए हम इस टेस्ट को परफॉर्म करते हैं। हमारा दूसरा टेस्ट है फेलिंग टेस्ट। इसमें रिड्यूसिंग शुगर्स का डिटेक्शन करने के लिए किया जाता है। इसे क्या करता है, रिड्यूसिंग शुगर का डिटेक्शन करने के लिए किया जाता है। तो इसका प्रोसेस क्या है, 1 ml फैलिंग सॉल्यूशन ए लेना है। तो फैलिंग सॉल्यूशन ए क्या होता है, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ CuSO4, ठीक है। आपको ये ध्यान रखना है, लेना है इसे, ठीक है, एक टेस्ट ट्यूब में। फिर उसी टेस्ट ट्यूब में हमें क्या करना है, 1 ml फैलिंग सॉल्यूशन बी लेना है। सॉल्यूशन बी क्या होता है, पोटेशियम टार्टरेट। इन दोनों को हमें अच्छी तरह मिला लेना है। अब थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे, अब 2 ml शुगर सॉल्यूशन को मिलाना है। अब हमें 2 ml शुगर सॉल्यूशन टेस्ट ट्यूब में मिलानी है, अच्छी तरह मिलाकर उबालना है। कुछ टाइम के लिए हमें उबालना है, जब तक क्या होता है, रेडिश ब्राउन और येलो प्रेसिपिटेट रिड्यूसिंग शुगर की प्रेजेंस को दर्शाता है। जब आप इसको उबालेंगे ना तो रेडिश ब्राउन और येलो प्रेसिपिटेट इसमें फॉर्म होने लगेंगे ऊपर लेयर में, जिससे क्या पता चलता है इसमें रिड्यूसिंग शुगर जो है वो प्रेजेंट है। अब हमारा थर्ड टेस्ट है बेंडिक टेस्ट। इसे भी रिड्यूसिंग शुगर के डिटर्मिनेशन के लिए किया जाता है। मतलब रिड्यूसिंग शुगर के पता लगाने के लिए किया जाता है। तो इसमें हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या है, एक टेस्ट ट्यूब में 2 ml बेंडिक रिएजेंट लेना है, ठीक है। फिर उसमें नेक्स्ट पॉइंट में क्या करना है, फिर उसमें हमें 1 ml शुगर सैंपल को मिलाना है जिसको हमें टेस्ट करना है, ठीक है। अब टेस्ट ट्यूब को वाटर बाथ पर 3 से 5 मिनट के लिए बॉईल करना है, ठीक है। वाटर बाथ पर हम इसको बॉईल करेंगे। ऑरेंज रेड प्रेसिपिटेट से रिड्यूसिंग शुगर की प्रेजेंस का पता चलता है। जब आप इसको बॉईल करेंगे, अगर उसमें जो रिड्यूसिंग शुगर है तो ऑरेंज और रेड प्रेसिपिटेट जो है वो फॉर्म होने लगेगा। अब हमारा नंबर 4 है बारफोइड टेस्ट। इसमें क्या है, इसमें मोनोसैकराइड की प्रेजेंस का पता लगाने के लिए किया जाता है। इसे क्या करते हैं, मोनोसैकराइड की
प्रेजेंस है सैंपल में या नहीं, इसका बताने के लिए इस टेस्ट को परफॉर्म करते हैं। तो इसका प्रोसेस क्या है, सबसे पहले 1 ml शुगर सैंपल लेना है टेस्ट ट्यूब में, ठीक है। फिर दूसरे स्टेप में क्या करना है, 1 ml बारफॉइड रिएजेंट मिलाना है। उसी टेस्ट ट्यूब में हमें बारफॉइड रिएजेंट 1 ml मिलाना है। टेस्ट ट्यूब को 1 से 2 मिनट वाटर बाथ पर गर्म करना है, ठीक है। जब हम इसको गर्म करेंगे तो ब्राउनिश रेड कलर से मोनोसेक्राइड की प्रेजेंस का पता चलता है। जब जो सैंपल है वो ब्राउनिश रेड कलर का होने लगेगा, जिससे मोनोसेक्राइड की प्रेजेंस का पता चल जाता है। तो आप इसको ऐसे ही पॉइंट वाइज लिखेंगे। हमारा 5th टेस्ट है वाइल्स टेस्ट। इस टेस्ट से पेंटोज के प्रेजेंस का पता लगाया जाता है। तो वाइल्स टेस्ट से क्या होता है, पेंटोज की प्रेजेंस का पता लगाया जाता है। अब हम क्या करेंगे, हम इसके जो है इसको परफॉर्म करेंगे। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले 2 ml वाइल्स रिएजेंट को टेस्ट ट्यूब में ले लेना है या लिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, अब 4 से 5 ड्रॉप शुगर सैंपल की मिलानी है, ठीक है। और उसके बाद में क्या करना है, 30 सेकंड के लिए वाटर बाथ पर हम इसको गर्म करेंगे, ठीक है। उससे क्या होगा, ब्लूइश ग्रीन कलर से पेंटोज शुगर की प्रेजेंस का पता चल जाता है। जो सैंपल होगा वो ब्लूइश ग्रीन कलर का होने लगेगा, जिससे क्या पता चल जाएगा, पेंटोज शुगर की प्रेजेंस का पता चल जाएगा। सेल्वेनॉफ टेस्ट में हम क्या करेंगे, इसमें कीटोस और एल्डोस के बीच का अंतर का पता लगता है या पता लगाने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो इसमें हम क्या करते हैं, 1 ml शुगर सैंपल को टेस्ट ट्यूब में लेना है, ठीक है। 30 ml जो है सेल्वेनॉफ रिएजेंट लेना है, 3 ml सॉरी, ठीक है। और 1 से 2 मिनट के लिए हम टेस्ट ट्यूब को वाटर बाथ पर गर्म करेंगे, ठीक है। चेरी रेड कलर से कीटोसिस का पता चल जाता है, मतलब चेरी रेड कलर का जब सैंपल होने लगता है तो हमें क्या पता चलता है, उसमें कीटोसिस प्रेजेंट हैं। अब हमारा अगला टेस्ट है आयोडीन टेस्ट। इसे स्टार्च की प्रेजेंस का डिटेक्शन करने के लिए किया जाता है, आयोडीन टेस्ट, ठीक है। तो इसका प्रोसेस क्या है, 2 ml सैंपल को टेस्ट ट्यूब में लेना है, ठीक है। 2 ml डिस्टिल वाटर मिलाना है, ठीक है। उसके बाद में 5 ड्रॉप आयोडीन सोल्यूशन मिलाना है टेस्ट ट्यूब में, ठीक है। उसमें बाद में क्या होगा, ब्लू कलर होने से स्टार्च की प्रेजेंस का पता चलता है। जो सैंपल का कलर है वो ब्लू ही होने लगेगा, तो इससे हमें क्या पता चल जाए, इसमें स्टार्च जो है वो प्रेजेंट हैं। ओसाजून टेस्ट, इसे फिनाइल हाइड्रोजन टेस्ट भी कहते हैं। इसे हम कैसे करते हैं, 5 ml शुगर सोल्यूशन को टेस्ट ट्यूब में लेना है, ठीक है। 0.5 ग्राम ओसाजून रिएजेंट लेना है और 0.1 ग्राम सोडियम एसीटेट जो है उसमें मिला देना है। कुछ ड्रॉप एसिटिक एसिड की मिलानी है। अच्छी तरह मिक्स करके 15 मिनट तक वाटर बाथ पर हम इसको गर्म करेंगे या गर्म करना है। फिर हम क्या करेंगे, गर्म करने के बाद रूम टेम्परेचर पर इसको ठंडा कर लेंगे, बिल्कुल ठंडा, रूम टेम्परेचर के अकॉर्डिंग, ठीक है। इसमें क्या होगा, क्रिस्टल का फॉर्मेशन दिखने लगेगा। तो ये होते हैं हमारे टेस्ट, ठीक है। अब हम अपना नेक्स्ट देखते हैं, बायोलॉजिकल रूल्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। मतलब जो कार्बोहाइड्रेट हैं उनका बायोलॉजिकल रोल क्या है ह्यूमन बॉडी में, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में, तो ठीक है। तो हम इसमें पढ़ लेते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म में अपनी रिएक्शन को करने के लिए कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी लेते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म अपनी रिएक्शन करने के लिए कार्बोहाइड्रेट से क्या लेते हैं, एनर्जी लेते हैं। भाई एनर्जी तो चाहिए ना कोई काम करने के लिए, तो वो किससे लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट से। कौन लेते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। ये एनिमल में ग्लाइकोजन की तरह तथा प्लांट में स्टार्च की तरह स्टोर होते हैं। एनिमल्स में किसकी तरह प्रेजेंट होते हैं, कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोजन की तरह, और प्लांट्स में स्टार्च की तरह प्रेजेंट होते हैं। प्रोटीन के अलावा कार्बोहाइड्रेट एनर्जी सोर्स की तरह कार्य करते हैं। देखो, कार्बोहाइड्रेट भी एनर्जी का सोर्स है और प्रोटीन भी एनर्जी का सोर्स है। तो प्रोटीन के अलावा कौन एनर्जी की तरह कार्य करता है, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट नर्व टिश्यू के रेगुलेशन में हेल्प करते हैं। जो कार्बोहाइड्रेट होती हैं, जो नर्व्स होती हैं, उनकी टिश्यूज़ के रेगुलेशन में, मतलब नए टिश्यू को बनना और पुराने टिश्यूज़ को हटाना, उसका रेगुलेशन करने में हेल्प कौन करता है, कार्बोहाइड्रेट करते हैं, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट ब्रेन के लिए एनर्जी सोर्स की तरह कार्य करते हैं। ब्रेन की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए हमें कार्बोहाइड्रेट की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। एनिमल में कनेक्टिव टिश्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जो एनिमल में कनेक्टिव टिश्यू होते हैं उनके फॉर्मेशन के लिए ये जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कार्बोहाइड्रेट कॉन्स्टिपेशन में हेल्प करते हैं। किसी व्यक्ति में जब कॉन्स्टिपेशन हो जाता है तो वो कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं उसको ठीक करने में बहुत हेल्प करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि इनमें फाइबर्स भी होते हैं। कार्बोहाइड्रेट इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करते हैं। कार्बोहाइड्रेट क्या करते हैं, इम्यून सिस्टम को भी स्ट्रॉन्ग करते हैं। भाई एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं तो इम्यून सिस्टम तो स्ट्रॉन्ग होगा ही। तो ये था हमारा जो चैप्टर 2 का वीडियो लेक्चर।
और वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके बताना। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।